अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग वंस अगेन टू माइंड योर बिजनेस। आज हम माइंड योर बिजनेस में देखने वाले हैं कि केमिकल्स चैप्टर यानी केमिकल्स इंडस्ट्री को इन डिटेल इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस इंडस्ट्री को दरपेश जो चैलेंजेस या जो प्रॉब्लम्स का सामना है उसके एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। केमिकल इंडस्ट्री अनअवॉइडेबली एक काफी बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी मौजूद हैं तमाम बड़े बड़े सवालों का आंसर देने के लिए। केमिकल इंडस्ट्री का थोड़ा सा आपको एनालिसिस देते हैं, जहाँ पे 2005 में जो एक्सपोर्ट हुई थी थ्रू आउट द वर्ल्ड केमिकल प्रोडक्ट्स की, उसको कैलकुलेशन करके 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स पे ये स्टैंड करी थी, यानी कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल आपको इससे अंदाजा हो जाता है इन फिगर्स को देखते हुए। यहाँ पे यूरोपियन कम्युनिटी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जहाँ पे केमिकल्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, जहाँ पे 55% उनका शेयर है टोटल एक्सपोर्ट्स में, जहाँ पे यूएसए का 10% शेयर है और जापान का 4.8% शेयर है केमिकल्स की एक्सपोर्ट पे। मजीद आपको एनालिसिस देंगे। पाकिस्तान के वाले से बताते जाएं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस केमिकल इंडस्ट्री का प्रैक्टिकली कोई तस्वर नहीं था पाकिस्तान में। अब ये इंडस्ट्री किस शेप में है, क्या इसके मजीद प्रोस्पेक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है इसमें, ये जरूर देखना है आज के हमें प्रोग्राम में। केमिकल चैप्टर को आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने गेस्ट के साथ इंट्रोडक्शन कराते हैं आप तमाम लोगों का। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद जुबैर तफैल साहब, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI। जुबैर साहब, वेलकम टू द शो। Next in line we have Mr. Mansha Chura Sahab, who is the CEO, Chura Group of Companies. Mansha Sahab, welcome to the show once again. And next in line we have Khalid Ali Khan Sahab, who is a chemicals consultant. Khalid Sahab, आपका होना बहुत जरूरी था शो पे, thank you for coming. Alright, नाज़रीन यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहला सेगमेंट हमारा SWOT एनालिसिस का है। जानना ये है कि केमिकल इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है, डेफिनेटली हम इसको कह सकते हैं बैकबोन भी है हर इंडस्ट्री की, मोर और लेस काफी ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से, पावर टैरिफ्स की फ्लक्चुएशन से, मुल्क में काफी मसले मसाइल जारी हैं। आपसे शुरू करेंगे जुबैर साहब, SWOT एनालिसिस दीजिए, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस। देखें, केमिकल इंडस्ट्री डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो हम समझते हैं कि जो भी हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसके 10% लोकली बनते हैं और 90% बाहर से इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि हमारी जो भी इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री जो है बहुत ही छोटे पैमाने पे है जी बिल्कुल करंटली। लेकिन जी हाँ, आजकल जो हमारा सिनेरियो है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम 90% केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और अगरचे पोटेंशियल है, लेकिन प्रेजेंटली कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हम इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसमें एक जो रीजन है वो एनर्जी भी है, क्योंकि एनर्जी की सप्लाई इसमें काफी चाहिए होती है और एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और इस वजह से प्लस दूसरा, दुनिया में अब जितने भी केमिकल प्लांट्स लग रहे हैं उनका स्केल जो है बहुत बड़ा होता है, वो वर्ल्ड स्केल पे लगाते हैं तमाम दुनिया के लिए। सबसे पहले केमिकल इंडस्ट्री जो थी वो अमेरिका में, आज से 25-30 साल पहले अमेरिका की जो केमिकल इंडस्ट्री थी वो दुनिया में सबसे बड़ी थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप आगे आया। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि गुज़िश्ता 10 सालों में मिडिल ईस्ट में जो अरब मुल्क हैं वो केमिकल इंडस्ट्री में बहुत आगे आ गए हैं, क्योंकि जब वो यूरोप में ये केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने 10 सालों से ये सोचा कि इससे बेहतर है कि वो अपने प्लांट्स बंद करें और मिडिल ईस्ट में आ जाएं। तो वो तमाम कंपनियां यूरोप और अमेरिका, इवन जापान से कंपनीज जो हैं वो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, कुवैत, UAE, कतर, सब जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रही है केमिकल इंडस्ट्री में। तो आपने शुरू में फरमाया कि अमेरिका और यूरोप जो हैं वो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आइंदा 10 साल के अंदर मिडिल ईस्ट जो है वो सबसे बड़ा केमिकल और पेट्रोकेमिकल का एक्सपोर्टर होगा टू द होल वर्ल्ड। ओके मंशा साहब, आप क्वालिटी के हवाले से कुछ बताइए, बिकॉज हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ काउंटरफीटिंग का फैक्टर भी है। हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो हम इजीली इंपोर्ट कर रहे हैं या उन जो एक्सपोर्टर्स है बाहर के उनको भी मसले मसाइल से गुजरना पड़ता है जैसे हम गुजरते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ चेकिंग होती है। क्या इस क्वालिटी के क्या एस्पेक्ट्स हैं? इंपोर्ट में क्वालिटी में बहुत कम ही हमें कभी ये प्रॉब्लम आता है कि हमारे जो इम्पोर्टेड चीज़ है उसमें क्या, खासकर केमिकल में बहुत कम प्रॉब्लम आता है जो क्वालिटी में खराबी हो। हमारे यहाँ अभी उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे हैं। आल दो फार्मूले वही हैं, लेकिन हमारे जो अभी फिजिबिलिटी है, हमारी रिसर्च है, उस तरीके से हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। उसमें हमारी बहुत सी बातें आती हैं, डिफेक्ट आ जाता है, सम टाइम इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट आ गया, अचानक चल रही होती है तो वो खराबी हो जाती है, उसमें हमारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इस तरह बिजली की कमी की वजह से हमारे जो है ना महंगा हमें कास्ट करती है, उसमें भी हमारी क्वालिटी का फर्क पड़ता है। हमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं मिलेगा जब तक, उस वक्त तक ना हमारी इंडस्ट्री परवान चढ़ेगी, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, और लोकल इन्वेस्टर जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा
تب تک فارن انویسٹر نہیں آئے گا. انویسٹمنٹ ان کیمیکل انڈسٹری اینڈ ادر انڈسٹری وہ ایسے ہے کہ لائک ایک برڈ کی طرح، ایک گولی چلتی ہے سب پرندے اڑ جاتے ہیں. اسی طرح بزنس میں اگر کوئی ایک لا اینڈ آرڈر میں پرابلم آتا ہے سب انویسٹر فوراً چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمارے پڑوس میں آپ دیکھ لیں دبئی میں یہ ایک صحرا ہوتا تھا، اب وہاں لا اینڈ آرڈر ہے، اسٹیبلٹی ہے، تو وہاں ساری جو انویسٹر ہیں ہمارے جو باہر سے بھی آتے ہیں جو ہم انڈسٹری لگانے کے لیے، امپورٹ کرنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے وہاں بیٹھ کے کرتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں جو ہماری یہ نئی حکومت آئی ہے انشاءاللہ ہمیں یہ امن دے گی تو ہم ان کو کاروبار دیں گے اور ہمارے ملک پھولے پلے گا. ہمارے لوگوں میں کمی نہیں ہے کسی چیز کی. اب آپ ہمیں بتائیے کہ بینگ اے کنسلٹنٹ آپ اس انڈسٹری کی کیا ویکنیسز دیکھتے ہیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ بعض دفعہ یہ سوچتی ہے کہ یار یہ انڈسٹری ہمیں کتنا کما کے دے سکتی ہے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ بھی کریں. یا اگر ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو 2000 اور 2005 کے درمیان $92 ملین کی انویسٹمنٹ اس میں کی گئی. ٹھیک ہے، اب یہ فورن انویسٹمنٹ تھی. اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی انڈسٹری انکلوڈنگ کیمیکل انڈسٹری ان چیزوں پر لگائی جاتی ہے کہ یا تو آپ کے پاس بیسک را مٹیریل ہو یا ایکسپرٹیز ہو. اگر دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو کاسٹ آپ کم نہیں کر سکتے. اچھا، آج کل یہ زمانہ ہے کہ آپ کو جو پروڈکٹ چاہیے وہ چاہے 10 روپے کا ہو چاہے 11 روپے کا، 1 روپے کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا اگر 11 روپے کے پروڈکٹ کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے. اور وہ اسی صورت میں ہوگی جب کہ آپ کے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگا، جب یہ ہماری کچھ ایسوسیشنز اور انڈسٹری اس کے اندر ان پٹ دے گی. آپ دیکھیے اگر ہم جائیں پیچھے دوسری جنگ عظیم پر جی، تو جرمنی کافی تباہ ہو چکا تھا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، لیکن ان کے پاس ایکسپرٹیز موجود تھی. ان کی بیسک انڈسٹریز ڈائز کی، پیگمنٹس کی، ریزنز کی، کیمیکلز کی موجود تھی، لوگ موجود تھے، انہوں نے ریبلڈ کیا. یہ ٹھیک ہے ٹائم لگا ان کو. اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے کہ ہمارے فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، ان کی ریسرچ ایسوسیشنز کو، فیڈریشن کو اویلیبل ہو، کوئی بھی لاگ ان کر کے اس کو لے سکے، اس کے اوپر اپنی ایک فیزیبلٹی بنائے اور انڈسٹری قائم کرے. گورنمنٹ سے انڈسٹریلسٹ کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ گورنمنٹ پالیسی ایسی ہو کہ وہ ان کے فیور میں جائے. اگر ان کا ایک جینوئن کاز ہے، جینوئن پوائنٹ ہے کہ انرجی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، تو ان کی آؤٹ پٹ کے اوپر وہ